मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको हम क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड हिंदी कोर का 7th नंबर चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, सीरीज़ के फूल। तो सीरीज़ के फूल के राइटर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम आपको बता रहे हैं कि इनका जन्म जो है बलिया ज़िले के एक गाँव में आरत दुबे का छपरा में सन 1907 में हुआ था। इन्होंने काशी के संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करके 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद ये शांति निकेतन चले गए। वहाँ 1950 तक ये हिंदी भवन के निदेशक रहे। इनकी रचनाएं निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा और बहुत सारे उपन्यास हैं, आलोचना, साहित्य, इतिहास हैं, ग्रंथ संपादन है और संपादन विश्व भारती पत्रिका शांति निकेतन। इनकी भाषा शैली की बात करें तो लेखक की भाषा तत्सम प्रधान है। इनकी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन की अपेक्षा सहजता व सरलता है। तत्सम शब्दावली के साथ साथ इन्होंने तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया है। इनके निबंध विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैलियों से युक्त हैं। अब मैं सबसे पहले आपको पाठ का प्रतिपाद्य बताऊंगी। सीरीज़ के फूल का प्रतिपाद्य है कि ये निबंध कल्पलता से उद्धृत है। इनका जो एक निबंध है वो कल्पलता है, उससे ये उद्धृत किया गया है। इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे सीरीज़ के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीप्सा और तुमुल कोलाहल के कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत, कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी को याद हो आती है। गांधी जी की भी इन्हें याद हो आती है और वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में ही लेखक सीरीज़ के पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। वह अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही सीरीज़ को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है। इसी से उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसका मानना है कि योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक व मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। अब हम आपको बताते हैं सीरीज़ के फूल का पाठ का सारांश। तो इसमें राइटर ने सीरीज़ के पेड़ों के समूह के बीच बैठकर लेख लिखा है। जेठ की गर्मी से धरती जल रही है। ऐसे समय में सीरीज़ के ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा है। सीरीज़ का फूल जो पेड़ होता है ऊपर से नीचे तक फूलों से लदा हुआ था। कम ही फूल
गर्मी में खिलते हैं। अमलतास केवल 15 या 20 दिन के लिए फूलता है और कबीरदास को इस तरह 10 दिन फूल खिलना पसंद नहीं है। शिरीष के फूल लंबे समय तक रहते हैं। वे बसंत में खिलते हैं तथा भादो माह तक फूलते रहते हैं। भीषण गर्मी और लू में यही शिरीष अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है, यानी यही एक ऐसा फूल है जो खिलता रहता है। शिरीष के वृक्ष बड़े व छायादार होते हैं। पुराने रईस मंगलजनक वृक्षों के पुराने जो रईस लोग हैं वो मंगलजनक वृक्षों में शिरीष को भी लगवाया करते थे। बादशाह कहते हैं कि बगीचे के घने तथा छायादार वृक्षों में ही झूला लगाना चाहिए। पुराने कवि बकुल के पेड़ में झूला डालने के लिए कहते हैं, परंतु लेखक शिरीष को भी उपयुक्त मानता है। शिरीष की डालें कुछ कमज़ोर होती हैं, परंतु उस पर झूलने वालियों का वजन भी कम ही होता है। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कोमल माना जाता है। कालिदास ने लिखा है कि शिरीष के फूल केवल भंवरों के पैरों का दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का नहीं। इसके आधार पर भी इसके फूलों को कोमल माना जाने लगा, पर इसके फलों की मजबूती नहीं देखते। वे तभी स्थान छोड़ते हैं जब उन्हें धकिया दिया जाता है, यानी वहाँ से हटा दिया जाता है। लेखक को उन नेताओं की याद आती है जो समय को नहीं पहचानते तथा धक्का देने पर ही पद को छोड़ते हैं। लेखक सोचता है कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। वृद्धावस्था व मृत्यु ये जगत के सत्य हैं, यानी जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु आनी ही आनी है। शिरीष के फूलों को भी समझना चाहिए कि झड़ना निश्चित है, परंतु सुनता कोई नहीं है। मृत्यु का देवता निरंतर कोड़े चला रहा है, उसमें कमज़ोर समाप्त हो जाते हैं। प्राणधारा व काल के बीच संघर्ष चलता रहता है। हिलने डुलने वाले कुछ समय के लिए बच सकते हैं, झड़ते ही मृत्यु निश्चित है। लेखक को शिरीष अवधूत की तरह लगता है, वह हर स्थिति में ठीक रहता है। अवधूत यानी सन्यासी, जैसे सन्यासी सर्दी गर्मी हर मौसम में अपने को सही रखता है, हर स्थिति में सही रहता है, ठीक रहता है, वैसे ही भयंकर गर्मी में भी यह अपने लिए जीवन रस ढूंढ लेता है। एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है। लेखक को यह बड़ा आश्चर्य है कि यह अपना रस कहाँ से खींचता है, तो एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है। तभी तो भयंकर लू में ऐसे सुकुमार केसर उगा सका। अवधूतों के मुंह से भी संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर व कालिदास उसी श्रेणी के हैं। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जिससे लेखा जोखा मिलता है, वह कवि नहीं है। कर्णात राज की प्रिया विज्जिका देवी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि व व्यास को ही कवि माना है। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसका फक्कड़ होना बहुत ज़रूरी है। कालिदास अनासक्त योगी की तरह स्थिर प्रज्ञ विदग्ध प्रेमी थे। उनका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला है। शकुंतला का वर्णन कालिदास ने किया। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया, परंतु उन्हें हर बार उसमें एक कमी महसूस होती थी। काफ़ी देर बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना भूल गए हैं। कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वे सुख दुख दोनों में भाव रस खींच लिया करते थे। ऐसी प्रकृति
सुमित्रा नंदन पंत व रविन्द्रनाथ में भी थी। श्रीश पक्के अवधूत की तरह लेखक के मन में भावों की तरंगें उठा देता है। वह आग उगलती धूप में भी सरस बना रहता है। आज देश में मारकाट, आगजनी, लूटपाट आदि का बवंडर है। ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है? श्रीश रह सका, गांधी जी भी रह सके थे। ऐसा तभी संभव हुआ है जब वे वायुमंडल से रस खींचकर कोमल व कठोर बने थे। लेखक जब श्रीश के ओर देखता है तो हूक उठती है, हाय यह अवधूत आज कहाँ है। तो ये चैप्टर का सारांश था। अब चैप्टर में आए टफ वर्ड्स की बात करें तो टफ वर्ड्स में आपका एक शब्द आया है निर्धूम। निर्धूम का मतलब है धुआं रहित। कर्णिकार, इसका मतलब है कनेर या कनियार नामक फूल। आरवग्ध, आरवग्ध का मतलब है अमलतास नामक फूल। लहकना मतलब खिलना। खंखड़ यानी ठूंठ यानी शुष्क, शुष्क पेड़। दुमदार यानी पूंछ वाला। और निर्घात यानी बिना आघात के या बाधा के। उमस यानी गर्मी। और है कालजयी, समय को पराजित करने वाला। अगला वर्ड है घन मसृण यानी गहरा चिकना। हरितमा यानी हरियाली। परिवेष्टित यानी ढका हुआ। बकुल मतलब मौलश्री का वृक्ष। एक आया दोला, दोला मतलब झूला। तुंदिल, तुंदिल मतलब तोंद वाला। और अगला टफ वर्ड आया है इसमें ऊर्ध्वमुखी, प्रगति की ओर अग्रसर। ऊर्ध्वमुखी का मतलब क्या है? प्रगति की ओर अग्रसर। नेक्स्ट वर्ड है इसमें टफ अनाबिल। अनाबिल मतलब स्वच्छ। अनासक्त का मतलब विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। पक्कड़ यानी सांसारिक मोह से मुक्त। एक वर्ड आया कर्नाट यानी प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य। अगला वर्ड है टफ उपालंब यानी उलाहना। स्थिर प्रज्ञता, स्थिर प्रज्ञता का मतलब है अविचल बुद्धि की अवस्था। एक शब्द आया है विदग्ध यानी अच्छी तरह से तपा हुआ। और अगला जो टफ वर्ड है कापण्य। कापण्य का मतलब क्या है? कंजूसी। और गंडस्थल यानी गाल। और अगला इसमें टफ वर्ड आया मृणाल यानी कमल नाल। एक टफ वर्ड आया है कृषिवल यानी किसान। और नेक्स्ट टफ वर्ड है निर्दलित यानी भली भांति निचोड़ा हुआ। और इच्छुदंड, इच्छुदंड आपको नहीं आता होगा, इसका मतलब है गन्ना। अभ्रभेदी यानी गगनचुम्बी यानी आकाश को छूने वाला। गंतव्य यानी लक्ष्य। और एक टफ वर्ड है जो आपको शायद आता भी हो नहीं भी आता हो, हुक। हुक मतलब वेदना। तो ये आपके टफ वर्ड्स थे। अब अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आप एक गद्यांश लिखेंगे, उसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ डैश डैश डैश, लास्ट वर्ड है इसमें। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ है। और इसमें इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। इसमें सेकंड पैराग्राफ है श्रीश के फूले की कोमलता देखकर डैश डैश डैश। और लास्ट वर्ड है इसमें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। तो इसका आपको इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब आपको हम बता दें इसमें पाठ के साथ और पाठ के आसपास के क्वेश्चन भी आपको कॉपी में करने हैं।
और ये पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। अन्य क्वेश्चंस हैं इसमें, अब मैं बोले दे रही हूँ, आपको फाइंड आउट करके लिखना है। कालिदास ने सीरीज़ की कोमलता और द्विवेदी जी ने उसकी कठोरता के विषय में क्या कहा है? सीरीज़ के फूल पाठ के आधार पर बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लेखक ने सीरीज़ के माध्यम से किस द्वंद्व को व्यक्त किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन हमने दिए होमवर्क में, ये आपको फाइंड आउट करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।